हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 17 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, अब ये हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से रोज शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की जो क्लास की जाती है उसकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जा करके एक एक वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले सारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। बढ़ते फिलहाल आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो आज की पहली न्यूज़ है 15 दिसंबर 2022 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त भी किया गया था। भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे और आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के लिए उन्हें भारत के सिविल सेवाओं का संरक्षक संत कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की पहली न्यूज़। अब आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि इनकी ही सबसे ऊंची मूर्ति है विश्व की, जो कि 182 फीट ऊंची है। कहाँ पर है? तो अहमदाबाद के केवड़िया में स्थित है। इसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब मैं आपको हर एक न्यूज़ में ये बताता चलूंगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट एग्जाम के लिए याद रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि मनाई गई, ये याद रखिए। दूसरा पॉइंट, 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। भारत का लौह पुरुष कहा जाता था और भारत की सिविल सेवाओं का संरक्षक संत कहा जाता था। उम्मीद करता हूं आज की पहली न्यूज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये बताइए, किस एक लॉर्ड को भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता था? कमेंट कॉलम में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बढ़ते हैं फिलहाल आज की दूसरी न्यूज की तरफ। आज की दूसरी न्यूज एक और इम्पॉर्टेंट डे से है और ये डे है विजय दिवस। 16 दिसंबर को मनाया गया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने 13 दिनों तक चलने वाले युद्ध में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध को जीता था। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल AK नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इंपॉर्टेंट न्यूज है, विजय दिवस मनाते हैं 16 दिसंबर को। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट कि विजय दिवस मनाते हैं 16 दिसंबर को। दूसरा पॉइंट, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 16 दिसंबर को मनाते हैं। और हुआ क्या था? तो 16 दिसंबर 1971 को युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत जीता था और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल AK नियाजी ने घुटने टेक दिए थे। इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब इंपॉर्टेंट न्यूज है तो बताइए कुछ इंपॉर्टेंट डे। ये बताइए 1 दिसंबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया गया। इसके अलावा ये बताइए पुरुष दिवस किस एक डेट को मनाते हैं और एलिफेंट डे किस एक डेट को मनाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में जरूर दिया करें, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए पूछता हूं क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर होती जाएंगी। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ है GI टैग से। GI टैग क्या होता है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कोई भी चीज़ उस चीज के आधार पर ही उस क्षेत्र को जाना जाना, यही GI टैग होता है, जिसको हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहते हैं। तो तेलंगाना के तंदूर लाल चने को मिला है भौगोलिक संकेतक टैग। इसके साथ राज्य में GI पंजीकरण की संख्या बढ़कर 16 हो गई, यानी तेलंगाना में 16 चीजें ऐसी हो गई हैं वर्तमान समय में जिनको GI टैग दिया जा चुका है। तंदूर लाल चना अरहर की एक स्थानीय किस्म है जो मुख्य रूप से तंदूर के वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें लगभग 24% प्रोटीन होता है, जो अनाज की तुलना में लगभग 3 गुना है और अपने बहुत अच्छे स्वाद और बहुत अच्छी गुणवत्ता के लिए लोकप्रिय है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी आपके लिए। तो ये बताइए चलिए जल्दी से कि GI टैग भारत में पहली बार किस एक वर्ष में दिया गया था और किस एक चीज को GI टैग पहली बार दिया गया था।
इसके अलावा आपको पता होगा गुच्छी मशरूम को भी कुछ दिन पहले जीआई टैग दिया गया था। किस जगह की गुच्छी मशरूम है, जल्दी से कमेंट कॉल में बताइए। इसके अलावा आपको पता है कंदमाल हल्दी को भी जीआई टैग मिल चुका है। कंदमाल हल्दी किस एक राज्य का है, ये भी कमेंट कॉलम में बताइए। और कड़कनाथ मुर्गे को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। कहाँ का है कड़कनाथ मुर्गा, कमेंट कॉलम में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ पर बढ़ने से पहले कुछ जानकारी कर लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना दक्षिण भारत का एक राज्य है। विशाल गोलकुंडा किला कभी कुतुब शाही राजवंश का गढ़ रहा था, जो पहले हीरा व्यापारी केंद्र रह चुका है, वो यहीं स्थित है। यह भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य और 12वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। उम्मीद करता हूं पूरी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारत 2023 में सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए एचपीवी वैक्सीन को लॉन्च करेगा। तो एचपीवी संक्रमण एक वायरल संक्रमण है जो आमतौर पर त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली वृद्धि यानी मस्से का कारण बनता है। एचपीवी के टीके 9 साल की उम्र में शुरू किए जा सकते हैं। सभी बालकों को एचपीवी टीकाकरण की आवश्यकता होती है ताकि वे एचपीवी संक्रमणों जो आगामी जीवन में कैंसर का कारण बन सकते हैं उससे सुरक्षित रह सकें। यदि पहली खुराक 15वें जन्मदिन से पहले दी गई है तो केवल 2 खुराकों की आवश्यकता होती है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद रखिएगा कि भारत 2023 में सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए एचपीवी वैक्सीन लॉन्च करेगा। अब कमेंट कॉलम में कुछ आंसर बताइए। ये बताइए मलेरिया किस एक कमी के कारण होता है। इसके अलावा ये भी बताइए कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसके अलावा ये भी बताइए बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है विमानन मंत्री से मुंबई और दक्षिण फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान की शुरुआत करी जा रही है। तो केंद्रीय नागरिक विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई और सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। 9 शामिल बोइंग 777-200 LR विमान मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ानें भरेगा। मुंबई सैन फ्रांसिस्को मार्ग का शुभारंभ मुंबई न्यूयॉर्क शहर, मुंबई फ्रैंकफर्ट और मुंबई पेरिस द्वारा किया जाएगा। अच्छा, विमानन मंत्री से बात आई है तो यहाँ पर कुछ एयरपोर्ट बताइए। ये बताइए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस एक राज्य में स्थित है। ये भी बताइए छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट किस एक राज्य में स्थित है। इसके अलावा दाबोलिम एयरपोर्ट किस एक राज्य में स्थित है। और इसके अलावा गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट किस एक राज्य में स्थित है। अच्छा, अगर आपको एयरपोर्ट ना पता हो तो मेरी परसों की क्लास देखिए जाकर प्लेलिस्ट में, मैंने वहां पर एयरपोर्ट डिस्कस किए थे। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 16 दिसंबर से शुरू हुआ है भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण। तो भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण, इसका 16वां संस्करण नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी नेपाल में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में जंगल वारफेयर और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर क्षमता को बढ़ाना है। पहली बार 2011 में इसे आयोजित किया गया था। सूर्य किरण के 15वें संस्करण का आयोजन 20 सितंबर 2021 को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। अब यहाँ पर बात हुई है युद्धाभ्यास से, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ये बताइए खंजर युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। इसके अलावा अजय वॉरियर किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। इसके अलावा इंद्र शक्ति किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। नोमैडिक एलिफेंट, चलिए मैं खुद बता देता हूँ, भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। इसके अलावा ये बताइए वरुण गरुण किसके बीच आयोजित किए जाते हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे को शीर्ष 10 विश्व नवीकरणीय फ्लैगशिप के रूप में मान्यता दी है। तो संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवित करने के लिए नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है। एनएमसीजी यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा ने मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता पर कन्वर्सेशन के लिए पक्षाकारों के 15वें सम्मेलन में एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया है। नमामि गंगे को दुनिया भर के 70 देशों से ऐसी 150 से अधिक पहलों में से चुना गया था। आपको पता है क्या नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
तो यह है चाचा चौधरी। इसके अलावा ये बताइए सिस्का के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है। इसके अलावा ये भी बताइए ड्रीम 11 के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज में क्या है खास, तो अगली न्यूज है पीएम कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर कर दिया गया है पीएम विकास योजना। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन कर दिया है। याद रखिएगा, इसमें मंत्रालय की 5 पुरानी योजनाओं जैसे सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल को शामिल किया गया है। यह कौशल की मान्यता और मानकीकरण के लिए केंद्र सरकार की एक कौशल विकास पहल है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि आपके एग्जाम में योजनाओं से क्वेश्चन आता ही है। चलिए कमेंट कॉलम में कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ये बताइए हमारे देश में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस एक ईयर में करी गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस एक ईयर में करी गई थी। दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में बताइए। मैं आपको बता दूं, डेली शाम की क्लास में मैं जो टॉपिक डिस्कस करता हूं उस टॉपिक में एक योजनाओं का टॉपिक भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो जिसने भी प्लेलिस्ट की वीडियोस को नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और वीडियो आपके पास है तो एक एक वीडियो को देखकर एग्जाम में जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से ईरान को बाहर कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया है। प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा 2022-2026 के शेष कार्यकाल के लिए महिलाओं की स्थिति पर आयोग से ईरान के इस्लामी गणराज्य को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। मार्च 2021 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी महिलाओं और लड़कियों के साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में। ये बताइए ईरान की वर्तमान में करेंसी क्या है। अभी कुछ दिन पहले ही ईरान की नई करेंसी बनी थी। कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस है। अच्छा ये बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके अलावा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके अलावा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। अच्छा यूनेस्को क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। कमेंट कॉलम में सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है लियोनल मेसी, बहुत ही बड़ा नाम, फुटबॉल क्षेत्र का सबसे बड़ा नाम है लियोनल मेसी। फीफा विश्व कप इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो लियोनल मेसी ने फीफा विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गब्रियल बतिस्तुता का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने अर्जेंटीना बनाम क्रोएशिया मैच के दौरान इस उपलब्धि को हासिल किया है, जिसमें इन्होंने 11 गोल करके हंगरी के सांडोर काक्सिस और जर्मनी के जुर्गन क्लिंसमैन की बराबरी कर ली है। यह उनका 25वां विश्व कप मैच भी था, जो लोथार माथेउस के बराबर किसी भी अर्जेंटीना खिलाड़ी द्वारा खेले गए सबसे अधिक मैच है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको पता है फीफा विश्व कप इस समय लगभग समाप्ति की ओर है। बहुत ही जल्द इसका फाइनल भी खेला जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को, जो भी फीफा विश्व कप में बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट घटित हुए, क्योंकि आपको पता है फीफा विश्व कप में इस बार बहुत ही बड़ी बड़ी टीमें इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं। इसके अलावा आपको पता है अभी अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, क्रिकेट मैच, जिसमें इस बार कौन चैंपियन बना था आपको याद होगा। इंग्लैंड की टीम चैंपियन बनी थी। और मैन ऑफ द मैच कौन बना था, तो आपको याद होगा मैन ऑफ द मैच। कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज कौन बना था, तो ये बने थे सैम करन। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज में क्या है खास, देखते हैं। अगली न्यूज़ है भोपाल में आयोजित किया जाएगा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2023 में भोपाल में आयोजित किया जाएगा। विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। 2015 में अपनी स्थापना के बाद से IISF यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण होगा। पहला और दूसरा संस्करण नई दिल्ली में, तीसरा चेन्नई में, चौथा लखनऊ में, पांचवा कोलकाता में, छठा आभासी रूप से और सातवां गोवा में आयोजित किया गया था। तो इस बार ये कुल 8वां संस्करण है, जिसे कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो भोपाल में। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा।
ठीक है, पिछली बार एक कोई परीक्षा थी जिसमें क्वेश्चन आया भी था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 2021 का कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा 2023 का जनवरी 2023 में किया जाएगा, भोपाल में। चलिए बताइए, हमारे वर्तमान समय में विज्ञान मंत्रालय किसके पास है। इसके अलावा ये भी बताइए पर्यावरण मंत्रालय किसके पास है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज की तरफ। आज की आखिरी न्यूज है, बेंगलुरु में एक ओपन एयर संग्रहालय विकसित करेगी कर्नाटक सरकार। तो कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि सरकार बेंगलुरु में एक ओपन एयर संग्रहालय विकसित करेगी, जहां उन सभी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी जिन्होंने कन्नड़ और इसके सांस्कृतिक लोकाचार में योगदान दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि बनशंकरी में एक पार्क और एक सड़क का नाम दिवंगत गायक सिमोगा सुब्बम्मा की स्मृति में उनके नाम पर रखा जाएगा। कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और यहाँ के सीएम है बसवराज बोम्मई। तो ये थी आज की ओवरऑल न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट कॉलम में बताया करें। और हाँ, आप जो वर्क आपको दिया जाए वो तो जरूर ही किया करें, क्योंकि ये वर्क मैं आपको इसीलिए देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क को आप करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीएस तैयार होगी। बाकी जीएस तो अथाह सागर है, बहुत ही बड़ी चीज़ है जीएस। डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें कवर होती रहेंगी। क्लास कैसी लगी कमेंट कॉलम में बताएं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी कि आपकी फैमिली 1300 प्लस सब्सक्राइबर की बन गई है। जल्दी से दोस्तों को जोड़ते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे हमारी फैमिली और भी आगे बढ़ जाए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।